देखिए, अब तक हमने संख्या पद्धति की जो क्लासेस पढ़ी हैं उन सभी क्लासेस में संख्याओं का ज्ञान और उसके बाद n से संबंधित जितने भी सवाल बन सकते थे, जितने भी फॉर्मूले थे, उन सभी फॉर्मूलों को हमने यहाँ पर पढ़ रखा है, हर टाइप के सवालों को किया है। अब इसके बाद आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे और इसमें विभाज्यता के नियमों से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को भी हम यहाँ पर करेंगे। तो इस क्लास में सिर्फ नियमों को ही जहाँ तक पढ़ पाएंगे, ये डिपेंड करेगा। 40 मिनट के आसपास आकर के हम वीडियो को हमेशा रोकेंगे, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। वो एक अलग बात है कि वीडियो को लंबा ना करके हम एक दिन में 2-2 वीडियो दे दें, ये एक अलग चीज़ हो जाएगी कि 2 वीडियो आपको 40-40 मिनट के 2 एक दिन में ही दे दिए जाएंगे, एक अलग बात होगी। अदरवाइज ऐसा नहीं करेंगे कि बहुत ज़्यादा 1 घंटे से ऊपर की क्लासेस बनाएं, ऐसा थोड़ा मुश्किल रहेगा, ठीक है, क्योंकि अपलोडिंग में भी प्रॉब्लम आती है और हर बच्चा उसको देखता भी नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम है। मतलब मैंने एवरेज जब देखा था कल वाली वीडियो का, तो कल वाली वीडियो में कुछ ऐसा था कि 30 से 35% लोग ऐसे थे जिन्होंने पूरी वीडियो देखी थी और बाकी के लोग 5-5, 6-6 मिनट वीडियो देख करके हट गए थे। तो या तो वो खैर होशियार बच्चे थे जिन्होंने नहीं देखा होगा, क्योंकि बेसिक था, तो मैथमेटिक्स में बेसिक था तो उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। बस ये है कि आप अगर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो कम से कम, जब या तो आप स्टार्ट ही मत करिए, और आप स्टार्ट कर रहे हैं जिस समय आपको टाइम हो, रात में 10 बजे हो, 11 बजे हो, सुबह हो, जिस समय भी आपके पास टाइम होता है, जब आप स्टार्ट करते हैं तो पूरी वीडियो कायदे से देखिए। और जिस समय आप क्लास ले रहे हैं उस समय आपके पास पेन कॉपी बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए, तभी आप क्लास को स्टार्ट करिए। और टाइम हो आपके पास, घंटे भर का बैठने का टाइम हो, तभी आप स्टार्ट करिए। ये तरीका नहीं है कि आप 5 मिनट के लिए वीडियो पे आए, 5 मिनट आपने देखा, उसके बाद आपने उसे छोड़ दिया, क्या समझ में आएगा। तो घर बैठे अगर आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं आजकल इस ज़माने में, तो ये बहुत अच्छी बात है और उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। जितने भी लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे उनको सभी नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। दूसरा, जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का लिंक डाउनलोड कर लें। जितनी भी PDF होंगी या जितना ये मटेरियल जो लिखा जा रहा है, ये सारा मटेरियल भी अगर आपको चाहिए हो, PDF के थ्रू अगर आपको चाहिए होगा, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन वो एप्लीकेशन पे ही फ्री में स्टडी मटेरियल करके एक उसमें रहेगा, वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। उसका भी एक अलग से ग्रुप या अलग से एक फ़ोल्डर बना दिया जाएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। अभी तो स्टार्टिंग ही क्लासेस है, बहुत ज़्यादा कुछ अभी नहीं है, तो आने वाले टाइम में हम ये सारी PDF आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए, तो आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस क्लास में हमें पढ़ना है, विभाज्यता के नियम पढ़ने हैं। मतलब हम किसी संख्या को कैसे काट सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। और इस क्लास में हम जो चीज़ें समझेंगे उसका यूज़ हम हमेशा पूरी मैथमेटिक्स में करते रहेंगे, पूरे मैथमेटिक्स में हम करेंगे। तो सबसे पहले हमें स्टार्टिंग से ही समझना है, हर तरह के जो भी नियम होते हैं, जो भी संख्याएं हैं, उनसे कटने का क्या नियम होता है, इन सभी चीज़ों को समझना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि 1 से विभक्त होने का नियम, तो 1 से कटने के लिए क्या नियम होना चाहिए, कोई आप में से बताएगा? कोई कंडीशन हो सकती है 1 से कटने के लिए? 1 से तो हर संख्या कटती है। हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था कि 1 से तो कटना ना कटना बराबर होता है, क्योंकि 1 से तो हम किसी भी संख्या को, चाहे वो संख्या पूर्णांक हो या अपूर्णांक हो, जैसी भी संख्या हो, हम 1 से तो हर संख्या को काट ही सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद 1 से मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है कि 2 से विभक्त होने का नियम। तो 2 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे, ये भी पहले हमने पढ़ा हुआ है, डिस्कस किया था, और ये सब जानते हैं, बहुत ही छोटी सी बात है। लेकिन हमें जब शुरुआत करनी है तो इस तरह से करनी है कि अगर कोई व्यक्ति जो बिल्कुल नया है, जिसने अभी स्टार्टिंग की है, तो उसे भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। हालांकि कुछ ऐसी चीज़ें भी आएंगी जो आपको नहीं मिलेंगी, अच्छा कुछ बेहतर मिलेगा आपको इसी क्लास में। तो सबसे पहले देखिए, 2 से विभक्त होने का जो नियम है वो क्या रहेगा? सम संख्याएं, मतलब जितनी भी सम संख्याएं हैं वो सभी सम संख्याएं 2 से विभक्त हो जाती हैं। इसके बाद आता है 3 का नियम। तो 3 से कौन कौन सी संख्या कटती हैं? अब कई लोगों के मन में आता है कि 2 से अगर सम संख्याएं कटती हैं तो 3 से सभी विषम संख्याएं कटेंगी। ऐसा कई बार ऑफलाइन क्लास में, तो कई बार ऐसा होता है जहां पूरी क्लास भरी होती है तो 4-6 लोगों की आवाज़ ज़रूर निकल आती है कि सर विषम संख्या है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 3 से 6 भी तो कट जाता है, क्या वो विषम है? नहीं है। 3 से 30 भी कट जाता है, क्या वो विषम है? नहीं है, वो सम है। तो यहाँ पर विषम और सम का नियम तो नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, नियम जो लगेगा मैं आपको बताता हूँ। संख्या जो होती है उस संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का
योग 3 से कटना चाहिए। अगर आपने पूरी वीडियो पिछली वाली देखी होगी तो हमने उस वीडियो में भी ये जो 3 का नियम है इसको हमने बता दिया था। वहाँ पर एक बार एक कंडीशन ऐसी आई थी जिसमें बता दिया था। ठीक है, क्या नियम होगा? 3 से विभक्त होने के लिए क्या नियम होगा? जो संख्या है उस संख्या के अंकों का जो योग है वो कितने से कटना चाहिए? 3 से कटना चाहिए। अच्छा, कोई संख्या ऐसी मान लेते हैं, क्या ये संख्या 3 से कटेगी? हम चेक कर लेते हैं, क्या ये संख्या 3 से कटेगी? तो देखिए, इसका अगर हम योग करेंगे तो 4 3 7 और 1 8, 8 7 हो गया 15, 15 और 9 हो जाएगा 24। तो 24 3 से कट जाएगा। इट मीन्स ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, हर हालत में कट जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब बात करें 9 से विभक्त होने का नियम। तो देखिए, 9 से विभक्त होने का जो नियम होता है वो भी कुछ इसी तरह होता है। संख्या के अंकों का योग, मतलब यहाँ पर यही लिख लेते हैं, संख्या के अंकों का अगर योग जो है वो 9 से कट जाए तो समझ लीजिए कि वो संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इस संख्या को 9 से काटें, अगर हम इस संख्या को 9 से काटें तो क्या ये कटेगी? क्योंकि इसका योग अभी अभी हमने निकाला था, कितना आया था? 24 आया था। तो क्या ये संख्या 9 से कट जाएगी? नहीं कटेगी। अरे क्या हुआ? ठीक है, अच्छा, तो ये संख्या, इसका जो योगफल है वो 24 है। इसका मतलब ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। अगर हम इसमें 3 यहाँ पर और शामिल कर दें, 3,43,100, ठीक है, तो अब देखिए, अब ये संख्या का जो योग बनेगा वो कितना बनेगा? 27। ये 3 से कट जाएगी। अच्छा, एक बात और बताइए, क्या हर वह संख्या जो 3 से कट रही है, क्या हर वो संख्या जो 3 से कटती है 9 से कट जाएगी? जरूरी तो नहीं है, जरूरी तो नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ। जरूरी तो नहीं है भाई, 3 से तो 15 भी कट जाता है, थोड़ा दिमाग तो लगाओ। नहीं कटेगी, लेकिन क्या हर वो संख्या जो 9 से कट रही है 3 से कट जाएगी? बिल्कुल कट जाएगी। बड़ी सिंपल सी बात है। 3 और 9 में देखिए क्या है, 9 बड़ी संख्या है तो इसका फैक्टर क्या है? 3 गुणा 3। इसका मतलब जो संख्या 9 से कटेगी वो 3 से तो डेफिनेट कटेगी, हर हालत में कटेगी। लेकिन हर संख्या जो 3 से कटने वाली है वो हर संख्या जरूरी नहीं है कि 9 से कट जाए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर मान लीजिए, ये तो चलिए 3 का नियम हो गया, ये 9 का नियम हो गया, अगर यहीं पे 27 का नियम पूछ लिया जाता, 27 का अगर नियम, बिल्कुल नहीं, 3 और 9 से मतलब ही नहीं है। ये भी सेम यही लगेगा, संख्या के अंकों का योग 27 से कटना चाहिए। ठीक है, और तो और 81 का भी नियम यही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये इतना बड़ा कभी यूज़ नहीं होता, हमेशा 3 और 9 तक ही हमारी कैलकुलेशन सिमट के रह जाती है, इससे बड़ी कैलकुलेशन नहीं आती है, मतलब इस तरह के नियम पे। तो 3 और 9 ही काफ़ी है, लेकिन 27 के लिए भी यही नियम लगेगा। ठीक है, अगर संख्या के अंकों का योग 27 से कटता है तो मान के चलिए कि वो पूरी संख्या 27 से कट जाएगी। जैसे कि ऊपर जो हमने संख्या बना रखी है, इसका जो योगफल है वो कितना है? 27 है। तो ये संख्या 27 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी और ये संख्या 3 से भी कट जाएगी। बताओ, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो ये बहुत ही छोटी सी चीज़ें थी। और इसके बाद देखिए, इसी क्लास में अगली 1-2 स्लाइड में कुछ अच्छे फैक्ट भी आने वाले हैं। अच्छे तो ये सभी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट आने वाले हैं। ये तो बहुत ही बेसिक से थे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी थे। जिन लोगों ने इस तरह की चीज़ों को नहीं पढ़ा है वो कैलकुलेशन में हमेशा ज़्यादा टाइम लेते होंगे, इसलिए इनको एकदम अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हर हालत में चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। देखिए, इसके बाद 4 से विभक्त होने का नियम हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। 4 से विभक्त होने का क्या नियम होता है? 4 से विभक्त होने का नियम होता है संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या या अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए, और या फिर क्या हो जाए, 00 हो जाएगा लास्ट में तब भी चलेगा। क्योंकि 00 अगर है लास्ट में तब भी हम ये मान लेंगे ना कि वो 4 से कट गया। अगर 00 है तो भी तो हम ये मान लेंगे कि वो 4 से कट गया। ठीक है ना? तो अगर किसी संख्या के लास्ट में 00 आता है, देखिए संख्या ले लेते हैं कोई भी यहाँ पर, ये हर बार मैं हमेशा यही एक एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाता हूँ। इसमें देखिए लास्ट की जो 2 संख्याएं हैं
लास्ट की जो दो संख्याएं हैं वो क्या है, ये जो नंबर है हमारा, इस नंबर में लास्ट की अगर संख्याएं हम देखें तो लास्ट में कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। लास्ट में कितना आ रहा है, 12। तो 12 जो है यानी कि लास्ट की जो दो संख्याएं हैं, कुछ क्या बोला गया है, 4 से विभक्त होने का नियम क्या है, संख्या के अंतिम दो अंक 4 से कटने चाहिए। तो 4 के नियम में अगर हम संख्या के अंतिम दो अंक की बात करें तो संख्या चाहे वो 2 अंक की हो, 3 अंक की हो या इससे और ज़्यादा अंकों की हो, हमें क्या करना है, उसके लास्ट की जो दो अंक हैं सिर्फ उनको चेक करना है, क्या ये दोनों जो अंक हैं यानी कि 2 अंकों से बनी जो संख्या है 12, वो 4 से कट रही है या नहीं कट रही है। तो ये काम तो आप भले ही कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, ये लास्ट के जो 2 अंक काटने वाला काम है ये आप बिना लिखे एक नज़र में देखते ही देखते बता दोगे। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान सी बात हो गई। अब ये 12 आपको समझ में आ ही रहा है कि 4 से कट जाता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या होता, लास्ट में 2 जीरो दिए होते, अगर लास्ट में 2 जीरो हैं तो हमें कुछ चेक करना ही नहीं है। अगर लास्ट में 2 जीरो आ गए तो समझ लो संख्या हर हालत में कट ही जानी है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो हमें क्या करना था, 4 का जो नियम है उसमें सिर्फ ये पढ़ना था, लास्ट के 2 अंक, बस इतना ध्यान रखना है, लास्ट के 2 अंक या तो 00 हो जाए, और अगर वो 00 नहीं भी है तो दोनों अंकों से बनी जो संख्या है वो 4 से कटनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद देखिए यहीं पर हम एक बात ये भी समझ लें, 8 से कटने का जो नियम है, देखिए क्रम से कुछ इस तरह से बनाया गया है। 3 के बाद हमने 9 पढ़ाया, 27 पढ़ाया, एक जैसे नियम थे। अब 4 के बाद 8 पढ़ा रहे क्योंकि एक जैसे नियम है। 8 से कटने का नियम क्या होता है, तो 8 से कटने का होता है संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कटें और या फिर क्या हो जाए, 3 जीरो हो जाए। समझ लें अच्छे से, 8 से विभक्त होने का जो नियम है, 4 वाले नियम में लास्ट के 2 अंक होते हैं और 8 वाले नियम में लास्ट के 3 अंक होते हैं। तो संख्या के लास्ट के अंतिम वाले जो 3 अंक हैं वो जो संख्या है वो 8 से कटनी चाहिए, और या फिर लास्ट में कितने जीरो हो जाए, 3 जीरो हो जाए। एकदम सिंपल सी बात है। जरा चेक कर लें क्या ये नंबर 8 से कटेगा। तो देखिए हमें सिर्फ 912 को 8 से काटना है, ये भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो 8 से काटेंगे, 8 एकम 8 हो गया, यहाँ से 1 बचा, इधर 11 हो गया, 8 एकम फिर से 8, 3 बचा, उधर जाके 32 हो गया, 8 चौका 32। इसका मतलब ये जो नंबर है पूरा नंबर 8 से कट जाएगा। मतलब ये हो गया, अगर 912 8 से कट रहा है तो इसके पीछे आपकी जो मर्जी आप लगा लो, जो मर्जी आप लगा लो, क्योंकि हमें तो इन सब से मतलब ही नहीं है। हमारा मतलब तो लास्ट के 3 अंकों से है, ये संख्या हर हालत में कट जाएगी। बात आ गई समझ में? ठीक है। अच्छा, इसके बाद 5 का नियम बड़ा ही सिंपल सा है। 5 से विभक्त होने का नियम, 5 का नियम क्या होता है, इसमें हमें यह देखना है कि इसका जो अंतिम अंक है, अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए और या फिर होना चाहिए 5। ठीक है, देखिए आपने 5 का पहाड़ा आप जब लिखते हो तो 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे लिखते हो ना, यही होता है ना इसका पहाड़ा। तो इस तरह से आप आगे तक जितना चाहे लिख लो। आप देखोगे कि हमेशा लास्ट में क्या आ रहा है, 05 05, अल्टरनेट 05 05 05 आ रहा है। जब भी कोई संख्या 5 से कटने वाली होगी तो हमेशा उसके लास्ट में 0 या 5 होगा। तो जब भी हम कैलकुलेशन कर रहे हो, ये सारी चीज़ें अगर हमारे दिमाग में अगर ये संचरण कर रही हैं, हमेशा अगर ये दिमाग में है, तो जैसे ही कोई कैलकुलेशन आएगी तो आप तुरंत समझ जाओगे 5 से इनमें से कोई संख्या कटेगी या नहीं कटेगी, 3 से कोई संख्या कटेगी या नहीं कटेगी। बस ये चीज़ बहुत आसानी से चेक कर लोगे, इसमें बिल्कुल भी टाइम ना लगेगा। ठीक है, तो यहां तक आपने समझ लिया। अगला देखते हैं आगे क्या है। देखिए इसके बाद यहां पर जो नियम दे रखा है, 10 का नियम दिया है, 10 का दिया है। अभी तक देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने 1 का पढ़ लिया, 2 का भी हो गया, 3 का, 4 का, 5 का भी पढ़ लिया, अभी 6 रह गया है, 7 भी रह गया, 8 पढ़ लिया, 9 पढ़ लिया और 10 हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए अब तक 2 नियम बचे हुए हैं। अगर हम 1 से 10 तक की बात करें तो 2 नियम ऐसे हैं जो अभी भी बचे हुए हैं। अब इनमें से 7 का जो नियम है मैं आपको बता दूंगा,
मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था 7 का नियम ऐसा है जिसको हम जनरली यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऐसा इतना बेकार सा नियम है, उसको हम जनरली यूज़ नहीं कर सकते और यूज़ करने से कोई फ़ायदा होता भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा आपको। और 6 का नियम कोई होता भी नहीं है, लेकिन अगर कहीं आ जाए तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो ये मत सोचना कि सर ने छोड़ दिया है, परेशान नहीं होना, आगे इसी में हम ले लेंगे, 6 को भी समझा लेंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। अब देखिए 10 का जो नियम है वो समझ लीजिए। अब 10 का नियम 10 से बहुत ही आसान होता है। किसी भी संख्या को हम 10 से काटेंगे मतलब उसमें लास्ट में एक 0 होना चाहिए। हम क्या करते हैं, जब भी कोई कैलकुलेशन है, मान लीजिए 1370/10 है, तो हम सीधा 0 से 0 हटा देते हैं, मतलब हमने 10 से इसको काट दिया। तो क्या होना चाहिए, 10 से कटने के लिए कम से कम एक 0 होना जरूरी है, तभी वो संख्या पूरी तरह से विभाजित हो पाएगी। तो आप यहाँ लिख सकते हो इकाई अंक उसका क्या होना चाहिए, इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर, ठीक है। तो यहां तक की बातें बड़ी सिंपल सी हो गई। इसके बाद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो 11 का नियम होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 11 के नियम पे सवाल अक्सर बनता है, 11 का नियम भी पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख दूं, छोटा ही लिखूंगा, बहुत ज़्यादा बड़ी लैंग्वेज नहीं लिखूंगा। क्या मतलब है इसका ज़रा समझने की कोशिश करना। 11 का जो नियम होता है, संख्या के सम स्थानकों तथा विषम स्थानकों के योग का अंतर सदैव 0 या फिर 11 का गुणज हो। देखिए पूरी बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये क्या कह रहा है, एक बार चाहे तो खुद पढ़ के देख लो। संख्या के सम स्थानकों तथा विषम स्थानकों के योग का अंतर सदैव कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और या फिर 11 का गुणज होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको ये लैंग्वेज शायद समझ में नहीं आ रही होगी, क्योंकि उसने कुछ ऐसा जो है इसकी जो डेफिनेशन उसमें ऐसा लिख दिया गया है, सम स्थानकों तथा विषम स्थानकों के योग का अंतर। तो हो सकता है कई लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा हो। देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे कोई भी संख्या है, मान लीजिए 4 3 7 1 8 5, हमने एक संख्या मान ली है, 1 2 3 4 5 6 6 अंकों की है। अच्छा एक बात और, ये ज़रूरी नहीं है कि आप 6 अंकों पे ही लगाएंगे, आप चाहें तो 2 अंकों पे लगाइए, आप चाहें 3 अंकों पे लगाइए, या आप 50 अंकों पे लगा दो। आपकी जैसी कैपेसिटी हो, जैसा सवाल आ जाए, जितनी बड़ी संख्या हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नियम हर जगह लगेगा, ठीक है। क्योंकि अगर संख्या 2 अंकों में है, मान लीजिए 77 आ गया, 44 आ गया, तो इसमें तो लगाने की ज़रूरत भी ना है, 11 से आप वैसे ही बता दोगे। तो हमेशा जब सवाल आएगा तो कम से कम 4 अंक से पहले का तो नहीं आता है, जब भी आएगा 4 अंक से आगे का ही आता है, 4 अंक से ज़्यादा वाला ही आंसर आता है जब भी आएगा, ठीक है। अच्छा देखिए इसका मतलब क्या था, अगर हम देखें कि ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर, ये 3, ये 4 5 और ये है 6 नंबर, ये कितने अंक हैं, 6 अंक हैं। तो इसके कहने का जो मतलब है, आप इसको पहले समझिए, फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो एकदम सिंपल सी जो लैंग्वेज है या सिंपल सा एक तरीका है, मेरे पास एक और है, वो हम समझाएंगे आपको। सबसे पहले ये समझिए इस थ्योरी का मतलब क्या है। ये कहना चाहता है कि ये जो संख्या है ये कितने अंकों की है, पहले इसकी नंबरिंग कर लो, इसके बाद इसमें जितने सम स्थानक हैं, सम स्थानक यानी सम नंबर पर जितने भी आ रहे हैं उन सब का टोटल करो, तो 3 और 1 4, 4 5 9, ठीक है। अब जो विषम नंबर पर आ रहे हैं, इसके अलावा विषम नंबर पे आ रहे हैं, उनका भी योग करो। यही तो कहा जा रहा था, सम स्थानकों और विषम स्थानकों के योग। तो पहले हमने सम का योग कर लिया, अब जो विषम नंबर पर आ रहे हैं, 1 नंबर पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 5 नंबर पे आ रहा है, इनको भी जोड़ो, तो ये हो रहा है भाई 19, ठीक है। 7 और 4 10, सॉरी 7 4 11, 11 और 8 19, ठीक है, 19 ही हो रहा है, तो 19 हो गया। अब इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आना चाहिए, 0 या फिर 11 आना चाहिए, लेकिन यहां पर तो ऐसा आया नहीं। अगर यहां ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। एक बार दोबारा इस बात को समझ लो,
क्या बोला, 11 से विभक्त होने का जो नियम है, संख्या के सम स्थान और विषम स्थानों के योग का अंतर हमें निकालना होता है। अगर वो 0 या फिर 11 से कटने वाला आ जाए तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, हमने इस संख्या में ये देखा कि विषम नंबर पे ये आ रहा है 4, विषम नंबर पे 4 3 7, मतलब ये 3 विषम नंबर पे 7 आ रहा है और इसके बाद विषम नंबर पे आ रहा है 8। तो अगर हम इनको जोड़ें 4 और 7 11, 11 और 8 19, तो विषम नंबर वालों को हमने जोड़ लिया, इनका योग कर लिया। अब जो सम नंबर पर आ रहे थे उनका भी अगर हम योग करें तो 3 और 1 4, 4 5 9 हो जाएगा। इन दोनों का जो अंतर है, अगर वो अंतर 0 और 11 आ जाता या 11 से कटने वाला आ जाता, 22 आ जाता, तो ये आंसर हमारा मतलब सही होता। कहने का मतलब ये संख्या 11 से कट जाती। ठीक है, ये संख्या 11 से कट जाती, लेकिन फिलहाल ये संख्या 11 से कटने वाली नहीं है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ऐसे सवाल में हमें क्या करना है, जरा इस बात का ध्यान दीजिए। अब एक अगली और संख्या ले लेते हैं हम, उसके बाद आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए 3 3 7 1 8 और 5, एक संख्या ये हो गई। ठीक है, ये भी 6 अंकों की संख्या हमने ली है, कोई और भी लेके बता देंगे, अभी जरूरी नहीं है कि हर बार हम 6 अंकों की संख्या लें, और संख्या भी लेके बता दिया जाएगा। तो एक ये संख्या है। अब हमें क्या करना है, हम सम स्थानक और विषम स्थान पे ध्यान ना दें, क्योंकि वहां हमें ध्यान रखना पड़ेगा, नंबरिंग करनी पड़ेगी। लेकिन हम क्या करें, इसमें पहले नंबर से स्टार्ट करें, एक छोड़ के एक जोड़ लें, क्योंकि सम स्थान विषम स्थान में भी क्या होता है, एक और एक का अंतर होता है, एक छोड़ के एक बाद हमें जोड़ना है। तो क्या करें, 3 और 7, 3 और 7 कितना हो गया 10, 10 और 8 18 के बाद अगला तो हम ले ही नहीं सकते, कोई है ही नहीं। तो हमें क्या करना है, पहले नंबर से चलना है और एक एक छोड़ करके आगे बढ़ते जाना है। तो 7 और 3 10 हो गया, 10 और 8 18 हो गया, और बाकी का जो बच गए वो कौन बचे हैं, 3 और 1 4, 4 5 9। तो 18 से अगर हम 9 घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। अगर 18 से हमने 9 घटाया और 9 बचा, इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या भी ऐसी है जो 11 से नहीं कटेगी। ठीक है, 11 से नहीं कटेगी। अब एक संख्या और ले लेते हैं। देखिए एक संख्या ये आ गई, ये 11 से कटेगी या नहीं कटेगी, इसको भी चेक कर लेते हैं। दिखाई तो दे रहा है यहां तक? ठीक है, देखिए क्या करना है, पहली संख्या से शुरू करना है, एक संख्या छोड़ देनी है, एक अंक छोड़ देना है, पहले अंक से शुरू करना है, एक अंक छोड़ देना है। तो 1 के बाद 3 और 3 फिर अगला वाला, फिर ये 1, जरा इनको जोड़िए, 1 3, 1 और 3 कितना हुआ 4, 4 3 7 और 1 8 हो गया। अब जो बच गए हैं 2 और 4 6, 6 और 2 8। ठीक है, तो 8 में से 8 गया तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। मतलब ये संख्या 11 से कट जाएगी। यहां पर इसका जो योगफल का अंतर जो आया है सम स्थान और विषम स्थान का, वो कितना आया, 0 आ गया। 0 आ जाए, 11 आ जाए, तो समझ लो ये संख्या कट जाएगी। ठीक है, तो ये बात अब क्लियर हो गई, 11 का नियम समझ में आ गया। देखिए जब हम इनके सवाल करेंगे तो आपको ये सारे रटे हुए होने चाहिए, इसलिए इनको अच्छे से समझ लो, और जब ये क्लास अगली स्टार्ट होगी उससे पहले आपको ये एक एक बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। सिर्फ पढ़े नहीं होने चाहिए, बल्कि इतने अच्छे से याद होने चाहिए किसी को पढ़ा सको। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आगे क्या आ रहा है। बहुत ज़्यादा दिक्कत थी कि 6 का नियम देखना था। अच्छा 7 की भी बात कर लेते हैं, पहले 7 के नियम की बात कर लेते हैं। हमने इसमें शामिल नहीं करा है, क्योंकि 7 का नियम एकदम थर्ड क्लास है, 2 पैसे का नियम नहीं है। 7 का क्या नियम होगा जरा देख लो। मान लीजिए ये एक संख्या है और हमें ये चेक करना है कि ये संख्या 7 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, लास्ट का जो एक अंक है उस अंक को दुगना करेंगे। अब 7 का दुगना कितना होगा, 14, तो इसे हम दुगना करेंगे और बची हुई संख्या से इसको घटाएंगे। एक इकाई का अंक हटाने के बाद बची हुई जो संख्या है उससे इसको घटा देंगे। तो 11 से 4 गया, तो 11 से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 7, और यहाँ बच गया 2, 2 से 1 गया तो 1, और ये 2 ऐसे ही आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इस वाले 7 को फिर दुगना करेंगे और बची हुई संख्या से फिर घटाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर 7 आ गया। मतलब हम इस संख्या को इस तरह से छोटा कर सकते हैं। अब जरा सोचो, ये संख्या अभी 4 अंकों की थी, तो लास्ट में जो 7 आया, तो हमें क्या पता चला कि लास्ट की जो संख्या आई, मतलब जब संख्या छोटी हो जाए, जरूरी नहीं है
कि आप यहाँ तक आने के बाद चेक करो क्या ये, हाँ ठीक है भैया 7 से तो कट जाएगी। ये ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ भी चेक कर सकते थे, 7 से आप यहाँ भी चेक कर सकते थे, 7 या 21, 7 एकम 7 कट रहा है, मतलब ये संख्या 7 से कट जाएगी। अब जरा इस बात पे गौर दो, अगर ये संख्या 4 अंकों में ना होकर के 6, 7, 8 अंकों में होती तो आप कब तक करते रहते, यहां से एक एक करके आप इकाई के अंक को दुगना करके घटाते रहते और ये 1 मीटर का सवाल हो जाता, बहुत बड़ा सवाल बन जाता। तो इससे बेहतर है कि अगर कोई संख्या हमारे पास है जिसको हमें चेक करना है कि ये संख्या 7 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो हम क्या इसको ऐसे ही चेक कर लें? इतनी बड़ी संख्या में हर बार हम इकाई का अंक दुगना करके घटाते रहें, उससे बेहतर होगा कि अगर बाई चांस कहीं 7 का नियम आ जाता है, बाई चांस ही आएगा कहीं, अगर हमारे सामने आ जाता है, हमारे हिस्से में आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से काट के देख लेंगे, डायरेक्ट ही काट के देख लेंगे, क्योंकि नियम जो है वो टाइम ले रहा है, उसको हम डायरेक्ट थोड़ी चेक कर पा रहे हैं, उसको अलग से लिख के करना पड़ रहा है हमें। जब हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो अलग से लिखने की ज़रूरत पड़ रही है। इससे बेहतर है कि हम 7 का नियम ना लगाएं, यहाँ पर हम 7 को अपना जो जनरल मेथड है उससे सीधा सीधा इसको काट दें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए 6 से विभक्त होने का नियम, 12 से, 14 से, 15 से, और देखिए 18 भी हो सकता था, 24 भी हो सकता था, आगे कोई और संख्या भी हो सकती थी, 42 भी हो सकता था, कोई भी ऐसी संख्या दे देगा जिनका नियम आपको पता होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या नियम हम लगाएंगे, 6 से विभक्त होने का जो नियम है, 6 से विभक्त होने का जो नियम है, देखिए इन सब के लिए ही ना कोई भी नियम नहीं होता है, एक भी नियम नहीं होता इन सब के लिए, लेकिन सवाल इन पे भी पूछा जाता है। जब हम इसमें सवाल स्टार्ट करेंगे, अगली क्लास में जब स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पर आप देखोगे कि इस तरह के सवाल भी पूछे गए हैं। ठीक है, और बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं इस तरह के। तो 6, 12, 14, 18, 12 जो भी संख्याएं हैं, इन सभी संख्याओं का कोई भी नियम नहीं होता, लेकिन सवाल आता है। तो हम उसको कैसे करेंगे, जब सवाल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले बस इन नियमों को अच्छे से पढ़िए, ध्यान रखिए इनको। जैसे 6 है तो 6 का हम फैक्टर करेंगे, 6 का ऐसा फैक्टर करिए जो अभाज्य संख्याएं हों, या फिर आप ये मान लीजिए 6 का ऐसा फैक्टर करिए, ऐसे 2 फैक्टर होने चाहिए जिनके नियम हमें आते हों। अब तक हमने जो नियम पढ़ रखे हैं जिनके नियम हमें आते हों, तो इसका फैक्टर तो बहुत ही सिंपल है, 2 गुणा 3। अच्छा, मैं अभी बताता हूँ उसको हम कैसे यूज करेंगे। जरा 12 का भी फैक्टर कर दो। कई लोग 12 का फैक्टर करेंगे, 6 दूनी 12, 2 का नियम आता है, लेकिन भैया 6 का नियम नहीं आता। आप कैसे देख लोगे, जब आपको 6 का नियम आता ही नहीं है, आप उसका सहारा कैसे ले सकते हो? तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको हमें लिखना पड़ेगा 3 चौका 12। तो हम 3 और 4 दोनों का नियम लगाएंगे। मतलब क्या हुआ, जो संख्या 2 से कटेगी और 3 से कटेगी, जो संख्या 2 से कटेगी और 3 से भी कटेगी, वही संख्या समझ लो 6 से कटेगी। और जो संख्या 3 और 4 दोनों से कटेगी, वही संख्या 12 से कटेगी। ठीक है, इसी तरह से 14 के लिए जो संख्या 2 से और 7 दोनों से कटेगी, वही संख्या 14 से। और 15 के लिए जो संख्या 3 और 5 दोनों से कटेगी, वही संख्या 15 से। इसी तरह से 18 के लिए हम क्या लिखें, अब देखिए हम यहाँ पर 6 दूनी 6 या 18 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 6 का तरीका हमें आता ही नहीं है, 6 का नियम तो हमें आता ही नहीं है। 6 के लिए तो हम खुद जुगाड़ कर रहे हैं, जैसे तैसे निकाल पाए हैं। तो 18 के लिए हम क्या करेंगे, 9 गुणा 2 लिखेंगे। 24 के लिए क्या करेंगे, 8 तिया 24 लिखेंगे, ना कि 12 दूनी 24, ना कि 6 चौक 24। ठीक है, 6 चौक 24 भी नहीं, क्योंकि हमें 6 का नियम आता ही नहीं है, हमें 12 का नियम आता ही नहीं है, हम 12 दूनी 24 भी नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, 8 तिया 24 करेंगे यहाँ पर। क्लियर। अब 42 के लिए 6 सत्ते 42 कर लो। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको करेंगे। अब एक आध सवाल इसका समझ लेते हैं कैसे पूछा जाएगा, या कैसे हम चेक करेंगे इसको। जैसे 2 3 1 9 4, जरा एक बार देख लें ये कितना हो गया, 5 1 6 6 4 10 19। ये देखिए, ये एक सवाल हो गया 23 184। ये हम चेक करेंगे क्या ये 6 से कटेगा। देखिए, क्या ये संख्या 6 से कटेगी, 6 से 12 से, ये क्या ये संख्या, चलिए 6 से पहले चेक करते हैं, क्या ये संख्या 6 से कटेगी। अब 6 से कटने के लिए हमें क्या करना है, 2 और 3 से चेक करना है। अब मान लीजिए अंक तो यही है 2 3 1 8 और 4। अब अगर यहाँ पर हम 4 ले लें और यहाँ 1 ले लें, तो अंक तो वही रहे,
23148 अंक तो वही है, लेकिन अब ये संख्या 6 से किसी कीमत पे नहीं घटेगी। क्यों नहीं घटेगी? क्योंकि ये तो 2 से ही नहीं कट रही है भैया। जब 2 से नहीं कट रही है, अब 3 से चेक करो भी मत। जब संख्या 2 से ही नहीं कट रही है तो 6 से नहीं कट सकती। तो अगर 6 से उसे कटना है तो उस संख्या को 2 और 3 दोनों से कटना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नहीं कट सकती। जबकि अगर हम 23184 अगर ये संख्या ले रहे हैं तो ये 6 से कट जाएगी। कैसे कटेगी? पहली बात तो ये 2 से कट रही है, ठीक है, क्योंकि 2 से कट रही है, क्योंकि ये सम संख्या है। अब क्या ये 3 से कट रही है? जरा टोटल करके देख लें। 2 और 3 5 और 1 6, 6 और 8 14 और 4 18। तो ये संख्या देखिए 6 से कट जाएगी, क्योंकि ये संख्या 3 से भी कट रही है और संख्या ये 2 से भी कट रही है। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से हम चेक करेंगे। अब देखिए क्या होता है कि जब हम सवाल कर रहे होते हैं तो उसमें जब संख्या दी होती है, अब जब मान लीजिए 14 से कटने का कोई नियम आया, 4 आंसर देगा, उन चारों में से कहेगा इनमें से बताइए कौन सी संख्या नहीं कट सकती, 14 से नहीं कट सकती। तो आपको पता है जो संख्या 2 और 7 में से किसी से भी एक से भी ना कटी, समझ लो वही संख्या 14 से नहीं कटेगी। अब आप चारों आंसर में सिर्फ ये देखो कि 2 से ना कटने वाली या 2 से कटने वाली कौन सी संख्या है, क्योंकि 2 और 7 में सबसे आसान 2 का नियम है, 3 और 4 में सबसे आसान 4 का नियम है। ये क्लासिफिकेशन आपको खुद करना है, ये तो आपको खुद सोचना है। एग्जाम देते समय आपके सामने जब क्वेश्चन है तो आपको खुद सोचना है कि इन दोनों में से मैं पहले क्या चेक करूं। आसान क्या है? आसान ये है ना, देखते देखते कर लेंगे, इसे तो जोड़ना पड़ेगा कम से कम। आसान ये है, इन दोनों में आसान ये वाला है। तो जो सबसे आसान है, 9 और 2 में आसान 2 का नियम है, 8 और 3 में 8 का नियम सबसे पहले आसान माना जाएगा, क्योंकि लास्ट की 3 संख्याओं को आप देख लेंगे, उससे चेक कर लेंगे, ठीक है। अच्छा ये 6-7 नहीं हो सकता, ये 6-7 नहीं हो सकता ना। 42 को 6 7 42 कैसे लिख लेंगे? 6 का नियम तो है ही नहीं, तो नहीं बनेगा, ये पूछेगा ही नहीं। देखिए ये 77 पूछता है, 88 पूछता है, 80 तक भी जाता है, और मैंने भी आपको बताया इसमें 25 से 50 से ऐसे सवाल मिलेंगे आपको, लेकिन 42 वो नहीं पूछेगा। जब तक फैक्टर, ये बिल्कुल गारंटी वाली बात है, इसका जो आप फैक्टर करेंगे वो फैक्टर हमेशा वही होगा जो नियम आप पिछली 2-3 स्लाइड में पढ़ चुके हैं। उन नियमों के अलावा कोई नया नियम नहीं लगेगा, किसी कीमत पे नहीं लगेगा, ठीक है। उनका सहारा लेकर के ही आप कर पाओगे, ठीक है। तो 8 ढाई 80 करके 80 का भी नियम बनता है। सवाल आएंगे, बहुत सारे सवाल होंगे ऐसे जिनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ तक की बात बताइए, ये चीज़ें समझ में आ गई हम कैसे करेंगे सवालों को। बस हमें क्या, ये देखिए इसमें मैं हर एक पे सवाल बता दूं कोई मतलब नहीं बनता। 15 14, अरे ये तो 18 क्या, 24 क्या, 36 क्या, ये तो 48, कुछ भी पूछ सकता है। 77 पूछ लेगा, 57 56 कुछ भी पूछ सकता है, फ्री है वो, जो चाहे वो पूछ सकता है। आपको क्या करना है, उसका ऐसे फैक्टर बनाना है जिसमें आपके फैक्टर वो शामिल होने चाहिए जो आप पिछली 2-3 स्लाइड में पढ़ चुके हैं, जिनके नियम आपको आते हैं, ठीक है। और जिसका नियम नहीं आता हम उसका सहारा यहाँ पर नहीं ले सकते। जैसे अभी मैंने गलती से 42 लिख दिया था, लेकिन इसको मैंने इरेज कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इसको हम 6 7 42 के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा अगर हम 21 दूनी 42 कर भी लें तो हमें 21 का नियम भी कौन सा आता है? 21 के नियम में हम खुद 3 7 21 करेंगे, तो नहीं कर सकते, इसलिए 42 को अलग हटा दिया। हम इसे 14 3 42 कर सकते थे, लेकिन 14 का नियम तो हमें खुद नहीं आता, 14 के नियम तो हम खुद ही नहीं जानते, इसलिए ऐसा सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसा सवाल नहीं बनेगा। जब भी सवाल बनेगा आप किसी किताब को उठा के देख लो, अगर उस किताब में 50 सवाल भी उस चैप्टर में अगर इस तरह के होंगे तो हर एक सवाल वैसा होगा जिसमें आपके जो स्टैंडर्ड वाले नियम है वो लग रहे होंगे, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिए। बाकी अभी देखिए एक स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट और बची हुई है। वैसे इसका टाइम कितना हो गया ज़रा बताओ। अरे इसमें कितनी वीडियो होगी, कितना टाइम हो गया? $33। कोई बात नहीं, अभी तो ये 2 स्लाइड और बची हुई है, 40 मिनट की हो जाएगी, ठीक है। बैठो, यहीं बैठ लो, हवा में बैठ लो। हाँ भाई देखो, ये जो 2 स्लाइड हैं इनमें अच्छे प्रश्न हैं, मतलब अच्छे फैक्ट हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। इनको पढ़ लीजिए, बहुत ही आसान है, समझ में आ जाएंगे। ये मैंने खुद ऐसी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं जो आपको समझ में आ जाए बहुत आसानी से। 3 अंकों वाली वह संख्या जो केवल एक ही अंक को 3 बार दोहराकर बनी हो। क्या कहना चाहता है ये?
3 अंकों वाली कोई एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो एक अंक को दोहराकर बनी हो, एक अंक को 3 बार दोहरा दिया जाए, जैसे 111, 222, 333। अगर ऐसी कोई संख्या आपके सामने आ जाए तो आप फैक्ट याद रखिए, वो संख्या किससे डिवाइड होगी? वो 3 और 37 से डिवाइड होती है। ठीक है, ये सवाल इस तरह के पूछे जाने लगे हैं, ऐसे फैक्ट यूज होने लगे हैं, तो इसलिए इनको मैंने लिखा हुआ है। 111 से 111 कहने का मतलब किसी भी एक अंक को, चाहे वो आपका 4 हो जिसे आप 3 बार लिख दें, आपका 9 हो जिसे आप 3 बार लिख दें, चाहे 5 हो जिसे आप 3 बार लिख दें, मतलब एक अंक को 3 बार अगर दोहरा दिया जाए, 3 बार रिपीट कर दिया जाए, तो जो 3 अंकों की संख्या बनेगी वो संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी? 3 और 37 से डिवाइड होगी। ठीक है, बात आ गई यहां तक समझ में? इसके बाद अगला जो नियम है वो क्या है, जरा देख लो। 6 अंकों वाली संख्या जिसमें एक ही अंक को बार बार दोहरा दिया जाए, मतलब किसी एक अंक को हम कितनी बार दोहरा दें? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हमने किसी एक अंक को कितनी बार दोहरा दिया? 6 बार दोहरा दिया। चलिए हम यहाँ 5 को भी दोहरा के देख लेते हैं, 6 बार। हम यहाँ 7 को दोहरा के देख लेते हैं, और यहाँ पर भी 3 एग्जाम्पल तो दे ही रखे हैं। तो ये क्या कह रहा है कि ऐसी जो संख्या होती है वो 3 से कटेगी, 7 से कटेगी, वो संख्या 11 से कटेगी, 13 से कटेगी, और वो 37 से भी कटेगी। अब देखिए ये ना कोई नई बात नहीं है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो 3 और 37 से तो कटनी ही चाहिए थी, क्योंकि अभी अभी तो हमने पढ़ा था कि कोई भी 3 अंकों की संख्या अगर एक ही अंक से बनी हुई है तो वो संख्या 3 और 37 से कटेगी। तो यहाँ बस उस संख्या को डबल ही तो लिख दिया गया है, तो क्यों नहीं कटेगी भैया? कट जाएगी ना। जब आपको पता है 555 कटेगा तो फिर से 555 दिया तो यार वो भी कट जाएगा, तो जीरो लगा के फिर वो भी काट लेंगे हम। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो ये 3 और 37 जो वाली बात है ना, वो कोई नई बात नहीं है, इसी में से ये वाला फॉर्मूला बन के आया है। दूसरा, अब ये कहता है 7 से, तो 7 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैंने आपको पहले बताया 7 का जो नियम है वो कोई ढंग का है ही नहीं, बेढंगा नियम है, हम उस पर बात नहीं कर रहे। अगर हम बात यहाँ पर 11 की करें, ठीक है, अच्छा चलो 3 की भी एक बार बात करते हैं। 3 की बात एक दूसरे तरीके से, हम उस 3 पे नहीं बात कर रहे हैं, हम इस तरह से सोचें कि 3 से कोई भी संख्या जो है अगर हम उसे 3 बार रिपीट कर रहे हैं, जैसे इस वाले नियम में करा था, अगर कोई भी है एक अंक है, अगर हम उसे 3 बार रिपीट कर रहे हैं तो 3 से तो कटनी चाहिए। क्यों कटनी चाहिए? क्योंकि हम उस अंक का 3 गुना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जैसे 2 2 2, हमने 2 का 3 गुना कर दिया, ये 3 गुना ही तो हो रहा है। तो जब हम किसी संख्या को 3 बार लिख देंगे तो क्या होगा? 3 से तो कट ही जाएगी। मतलब किसी संख्या का जब 3 गुना हो रहा है तो वो 3 से क्यों नहीं कटेगा? कट जाएगा ना। मतलब जब आप इसका योग करेंगे, भाई 3 का नियम क्या होता है, रिलेट करने की कोशिश करिए जरा। 3 का नियम हमने क्या पढ़ाया कि किसी भी एक अंक की मतलब जो भी संख्या है उसके अंकों का योग कटना चाहिए। जब हम किसी एक अंक को 3 बार लिख रहे हैं, जब हम इसे जोड़ेंगे तो जोड़ते समय क्या करेंगे? 2 का 3 गुना ही तो करेंगे। तो भैया जब किसी का 3 गुना करोगे तो 3 से कटने वाला तो होगा, वो 3 से कटने वाला क्यों नहीं होगा? वो जब आप किसी का 3 गुना कर रहे हो तो वो 3 से तो कट ही जाएगा भाई। 3 से आप अभी 3 से गुणा कर रहे हो, जब किसी संख्या में 3 से गुणा कर दिया आपने, कोई भी संख्या है उसको 3 से गुणा कर दिया, यही तो मतलब है 3 गुना। और वो 3 से कटेगा या नहीं कटेगा? अभी क्यों नहीं कटेगा? सवाल और जवाब सब एक ही बात में है, कट जाएगा ना। अब इसी तरह से 6 अंक दे रखे हैं, तो जब 3 है, आप किसी भी अंक को अगर 6 गुना करोगे तब भी तो वो 3 से कट जाएगा। ठीक है, अब एक बात और आई थी, हमने 11 का नियम पढ़ा था। 11 का जो हमने नियम पढ़ा था, 11 के नियम में हमने क्या पढ़ा? सम स्थान और विषम स्थानों के योगफल का अंतर 0 और 11 आना चाहिए। जब आप 6 अंक ले रहे हो, सब अंक बराबर है, तो इनमें से 3 अंकों को जोड़ लो और बाकी के बचे हुए 3 अंकों को जोड़ लो, तो दोनों के डिफरेंस भी बराबर आना तय है। तो फिर ये 11 से भी कट जाएगा, ये भी कौन सी नई बात है। अभी मैं यहाँ पे और लिख दूं, लो भैया ये 33 से भी कट जाएगा। जब 3 से कट रहा है, 11 से कट रहा है, तो 33 से क्यों नहीं कटेगा? मैं यहीं पे एक नियम और बना देता हूँ, लो भैया ये 21 से भी कट जाएगा। जब 7 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो 21 से कटने को रह जाएगा क्या? कटेगा कि नहीं कटेगा? तो ये कोई ऐसा नहीं है कि नियम कहीं से आ गया आपको यही रटना है। ये लो आपने खुद शामिल कर लिया इनमें 2 संख्याओं को,
आपको पता है ना, जो संख्या 3 से और 7 से कटेगी वो 21 से डेफिनेटली कटेगी, तो इसे आप शामिल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई? 3 और 7 से अगर कट रहा है तो 21 से भी कटेगा, और 11 से और 3 से कट रहा है, इसका मतलब 11 3 33 से भी कटेगा। आप जितनी चाहें इसमें संख्या शामिल कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। तो नियम जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि वो बस इतना परफेक्ट बन के आ गया है, ये नियम बस ऐसे ही बनाए जाते हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक चंद्रकेश? ठीक है, तो ये यहाँ तक की बात आपको आ गई समझ में। आपको इसमें हमने जो पढ़ाया वो आपको क्या ध्यान रखना है, किसी एक अंक को अगर हम 3 बार रिपीट कर देते हैं तो वो संख्या 3 और 37 से कटेगी, ध्यान रखना है। अगर किसी एक अंक की संख्या को अगर 6 बार रिपीट कर देते हैं तो वो 3 से 7 से 11 से 13 से 21 से 33 से 37 से सभी संख्याओं से ये कटेगी। ठीक है, चलिए इसके बाद और आगे देखते हैं। इसी तरह के 2 फैक्ट और हैं यहाँ पर। देखिए भाई, ये ना कैलकुलेशन में बहुत काम आते हैं ये। अगर ये इतना पढ़ने के बाद कहीं भी कैलकुलेशन अगर आपकी देखते देखते हो जाए तो समझ लो ये वाली क्लास में जितना ये लास्ट में समय लिया ये हमारा वसूल हो गया, ये सार्थक हो गया, ये समझ के चलिए। देखिए क्या है, 4 अंकों वाली एक ऐसी संख्या जो 2 अंकों की संख्या को दोहराकर बनी हो। 4 अंकों की एक ऐसी संख्या जो 2 अंकों को दोहराकर बनी हो, वो हमेशा 101 से कटेगी। मतलब कोई भी 2 अंकीय संख्या है, हम अगर उसको डबल लिख देते हैं तो ये 4 अंकों की बनी। कोई भी 2 अंकों की संख्या ले लो, आप भले ही 22 ही क्यों ना ले लो, भाई ये है तो 2 अंकों की, आप इसे डबल लिख दो। मतलब किसी अंक को अगर 4 बार लिख दोगे तब भी ये नियम बन गया कि वो 101 से कट ही जाएगा, हर हालत में कट जाएगा। समझ रहे हैं ना? नया नियम और बढ़ा लो आगे। किसी एक अंक को अगर हम 4 बार लिखेंगे तब भी वो 101 से कट जाएगा। क्लियर है ना? क्या समझा हमने यहाँ पर? अगर किसी 2 अंक की संख्या को, अब वो 2 अंकों की संख्या 12 हो गई हमारी जिसको हमने डबल लिख दिया, 23 हो गए जिसे डबल लिख दिया, 31 को डबल लिख दिया, हम 79 को डबल लिख लेंगे। तो ये जो सभी संख्याएं हैं, अगर किसी 2 अंकीय संख्या को हम 98 को डबल लिख लेंगे, हमारा मन करेगा हम 37 को डबल लिखेंगे। तो जो ये 2 अंकों की संख्या है, अगर उस संख्या को हम डबल लिख देते हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं, तो जो 4 अंकों की संख्या बन जाती है, तो वो 4 अंकों की संख्या ऐसी होती है कि वो किससे कटेगी? 101 से पूरी तरह कट जाएगी। सवाल पूछा जा चुका है इसका, ये जो नियम है, नियम ही पूछा गया था कि अगर किसी संख्या को 2 अंकीय संख्या को अगर एक बार उसकी पुनरावृत्ति कर दी जाए तो सदैव किससे कटती है? तो उसमें आंसर 101 आएगा आपका। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब अगला जो नियम है वो भी कुछ इसी तरह का है। अल्टरनेट क्रम से ही, उस तरह से ही दे रखे हैं जो आपको याद करने में भी आसानी हो जाए। 6 अंकों वाली ऐसी संख्या जो 3 अंकों को दोहराने से बनी हो। अब 3 अंकों को दोहराने से बनी मतलब कोई भी 3 अंकों की संख्या है उसे हमने क्या करा? ट्रिपल लिख दिया। 3 अंकों की संख्या को हमने उसे फिर से लिख दिया, मतलब एक बार और लिख दिया। अब अगर 3 अंकों की संख्या को हम एक बार और लिखेंगे तो कितने अंक बनेंगे? 6 अंक बनेंगे। ठीक है, 6 अंक बन गए। तो ये जो 6 अंक बनेंगे ये हमेशा किससे कटेंगे? 1001 से। अब इसका मतलब ये भी हो गया कि अगर किसी एक अंक की संख्या को अगर हम 6 बार लिख देते हैं, अगर किसी एक अंक की संख्या को 6 बार लिख देते हैं तो वो किससे कटेगा? 1001 से कटेगा। भाई ये है तो ये भी 3 अंकों की संख्या और ये भी 3 अंकों की संख्या है, तो हमने इस संख्या को रिपीट कर दिया तो ये संख्या भी किससे कट जाएगी? 1001 से कट जाएगी। देखिए यहाँ पर विभाज्यता के जो नियम थे वो इतने ही रहेंगे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इनसे रिलेटिव जो सवाल बनते हैं, किस तरह के सवाल बनेंगे उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।